Question 21. Match the list 1 with list 2. दो लिस्ट है, मैच करने हैं। लिस्ट 1 में क्या है? कंबाइनिंग वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट एंड इमेजेस। बी में है क्रिएटिंग अ पोस्टर दैट एडवर्टाइज अ स्कूल प्ले। सी में है रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल क्लब। डी है रिमूविंग रेड आईज फ्रॉम ए फैमिली पिक्चर। और लिस्ट 2 में है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मल्टीमीडिया, फोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट। तो इनको मैच करने हैं। इसे मैच करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप पहले ये देखो कि कौन सा आपको आ रहा है, अच्छे से कौन सा आपको पता है। जैसे फोर्थ क्या है आपका? स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? स्प्रेडशीट का इस्तेमाल इनमें से जो लिस्ट 1 दिया हुआ है, इनमें से हम किस काम के लिए करते हैं? कंबाइनिंग वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड इमेजेस, इसके लिए हम करते हैं क्या? इसके लिए क्या करते हैं? वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इमेज करने के लिए हम इनमें से कौन सा का इस्तेमाल करते हैं? जो लिस्ट 2 है, डेस्कटॉप हो गया, मल्टीमीडिया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। इनमें से क्या होगा? मल्टीमीडिया होगा। तो ए का क्या मल्टीमीडिया। होगा? ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड किस में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। तो ये कट गया, ये कट गया। अब आगे देखते हैं। क्रिएटिंग पोस्टर दैट एडवर्टाइज स्कूल प्ले। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, सी देखो, रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए स्मॉल क्लब। इसे छोटे क्लब के लिए जो रिकॉर्डिंग हम देखते हैं, पूरा हिसाब किताब, ये किस में रखेंगे? इसमें हम स्प्रेडशीट में रखेंगे कि किस में रखेंगे? सो बी के साथ तो 1 होगा, क्रिएटिंग अ पोस्टर दैट एडवर्टाइज अ स्कूल प्ले, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हाँ ठीक है, वो तो दोनों में ही है, तो 1 ही होगा इसमें। ए और बी दोनों हम्म। ऑप्शन में ही है। आपको चेक करनी है जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो सी क्या बोल रहा है? रिकॉर्डिंग द इनकम एंड रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस। इनकम, ये स्प्रेडशीट में आएगा। तो स्प्रेडशीट में आएगा। तो सी के साथ क्या हम्म। आएगा? फोर्थ आएगा। 4। तो सी के डी साथ ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर सारा चीज नहीं भी आता है तो कैसे आप निकालो। तो ऑप्शन बी क्या हुआ आपका? करेक्ट हो गया। और रिमूविंग रेड आई फ्रॉम ए फैमिली पिक्चर, इसको हम क्या करते हैं? हम फोटो एडिटिंग में करते हैं। तो क्या होगा? डी के साथ आपका, डी के साथ करेगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 22. In the certain in the enrichment process, the fissionable uranium-235 U मतलब uranium content in naturally occurring uranium is increased from 0.7% to ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 12%। तो ये साइंस के संबंधित क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों ही सही है, 3% टू 5% ही जाता है। तो इसका अंदर भी वैरी करता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। तो सर दोनों को कैसे टिक करेंगे? आप ये तो उन्होंने जो दिया था क्वेश्चन उसमें है, लेकिन दोनों ही आंसर करेक्ट है। साइंटिफिकली दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि वो 3 से 5% के अंदर ही वैरी करता है। तो ओके। इसलिए अगर तो 3%, अगर आप इनिशियल लोगे तो 3% होगा, लेकिन वैरी करता है 3 से 5% के अंदर। इसलिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। अगर आप इनिशियल लेते हो तो ऑप्शन ए हो जाएगा खाली, अगर दोनों में से एक को लेना हो तो। लेकिन साइंटिफिकली क्या है, 3 से 5% के अंदर ही वैरी करता है। मैच द लिस्ट 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? 1 में क्या बोला है? अन्वेषकी, मीमांसा, शिल्प शिल्प शास्त्र, वर्त। और डी में क्या, लिस्ट 2 में क्या बोला है? इंटरप्रिटेशन, लॉजिक, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर। तो इनमें से
जो आपको सबसे पहले लगता है अन्वेषण मतलब क्या, खोज करना। खोज करने के लिए क्या चाहिए होता है इंसान को, लॉजिक चाहिए होता है। बिना लॉजिक के कोई खोज कर सकता है, नहीं कर सकता। लॉजिक किसी चीज को जानने, अन्वेषण मतलब खोज करना। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें लॉजिक चाहिए होता है। तो एक के साथ कौन से हो जाएंगे, एक के साथ हो जाएंगे आपका सेकंड हो जाएगा। एक के साथ सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। यानी क्या हुआ, बी और बी ऑप्शन और सी कट बी और जाएंगे। ऑप्शन सी कट गया। मीमांसा, मीमांसा का मतलब क्या होती है, किसी चीज के इंटरप्रिटेशन करना या किसी चीज के किसी निष्कर्ष को निकालना। तो मीमांसा इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो मीमांसा के साथ क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होगा आपका, बी का मीमांसा वन। के साथ ये था फर्स्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख सी लो का इसमें क्या बोला आपका, शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र मतलब क्या होती है, आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर। तो सी के साथ क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा। और वर्थ मतलब क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, कृषि कृषि कार्य। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। आपने किया था जब आपने एग्जाम दिया था इसका, ये हाँ जी सर। करेक्ट हुआ था। जी। The primary method of teaching in the Takshashila was demonstration, option A, option B, debate and discussion, option C, project, option D, question answer। बताओ क्या होगा। तक्षशिला का प्राइमरी आपका जो प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन था या डिबेट एंड डिस्कशन था या प्रोजेक्ट था या क्वेश्चन आंसर था, क्या था। सर पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन आएगा ना, इसमें क्या करे वो करना है। नहीं, एक ही आंसर सही है, दो चार चार में से कोई कूट नहीं है इसमें। अच्छा कूट नहीं है इसमें। डेमोन्स्ट्रेशन था, डिबेट एंड डिस्कशन था, प्रोजेक्ट था या क्वेश्चन आंसर था, क्या था। मेरे ख्याल से डेमोन्स्ट्रेशन होगा। नहीं, अगर आप पढ़ोगे इसको यूनिट 10 को, तो आप, और यूनिट 1 में आपको ज्यादातर इसमें यूनिट यूनिट 10 का ही संबंध है इसका। हायर अच्छा। एजुकेशन में डिबेट एंड डिस्कशन था ये, डिबेट एंड डिस्कशन। तक्षशिला के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये 24 हो गया, 25 है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1, इन एवरी आवर द मिनट हैंड एंड आवर हैंड coincide once। हर घंटे मिनट के सुई और घंटे के सुई एक बार आपस में मिल जाते हैं। स्टेटमेंट 2 है, इन एवरी आवर द मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर ट्वाइस एट राइट एंगल। हर घंटे में मिनट के सुई और घंटे के सुई 90 डिग्री कोण पे दो बार मिलते हैं। और इसके बाद आपका दिया गया, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बी है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, और सी है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट बी में है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों फॉल्स है। सी में है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, और डी में है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 सेकंड सही है। बताओ कौन से होंगे। दोनों बात एक ही है। दोनों बात एक नहीं है, दोनों बात सही है। दोनों बात एक कैसे होगा, ये बोल, पहले बात बोल रहा है कि इन एवरी आवर हाँ। द मिनट हैंड एंड आवर हैंड coincide once। हर घंटे में क्या होती है, मिनट का हैंड और घंटे का सुई और मिनट का सुई एक बार आपस में मिलता एक है साथ मिलता मिलता है। है। 12 बजे मिलते हैं ना, 12 बजे हाँ मिलो, 1 बजे मिलो, ये 2 बजे। सही है। ये सो ऐसा ही है। दोनों बात सेम नहीं है लेकिन दोनों बात सही है आपस में। On हम्म। every hour, the minute hand and hour hand are twice at right angle। हाँ 3 मतलब बजे, यही है कि स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। हाँ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25 का ए हो जाएगा। आपने देखा, खाली अगर मीनिंग क्लियर हो जाती है तो क्या कोई दिक्कत आती है, नहीं आती है। कितना आसान है नहीं पेपर। जाती। दिक्कत सर क्या वो है, आप नहीं है ना, एग्जाम में आप थोड़ी ना होते समझाने के लिए। हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस तो यही होती है। प्रैक्टिस सही है। जैसे आप खाली 7-8 पेपर कर लो, फिर देखो आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आप खुद इतने एकदम मैच्योर हो जाओगे। एक बार पढ़ के आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, आप एकदम पूरा निकाल लोगे पेपर।
देखो दूसरा पेपर है, कितनी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस कितने बेहतर होती जा रही है पहले से। जी सर। सर इस बार अच्छा, तो बिल्कुल सोच लिया, निकालना ही है नेट कैसे भी करके। तो खाली करते जाओ, डेली करा रहा हो इसलिए बहुत अच्छे का समय है और निकाल लोगे हाँ सिर्फ। सर, साथ साथ योगा का भी पेपर कर रही हूँ ना, वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ, उसके हाँ, भी मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करती रहती हूँ उसमें भी। बिल्कुल। इसमें अभी मैं उसकी अध्यापन विधियां पढ़ रही हूँ, हाँ, यूनिट 9। उसमें से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 इस क्वेश्चन बार आ एक ही जाते हैं। क्वेश्चन आया सर बस। इसमें नॉर्मली आते हैं, कभी-कभी तो कम ज्यादा होती है, नॉर्मली ऐसे आते हैं। हाँ। Which among the following are used as the learning management system? इसमें आपका कोट है क्वेश्चन 26 में, इनमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपका जाने जाते हैं? गूगल मीट, स्टेटमेंट्स है गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जूमला, गूगल जैमबोर्ड और मूडी। तो इनमें से आपको बतानी है कौन सी है। तो लर्निंग मेथड मतलब स्टडिंग में जो लेते हैं, जैसे गूगल मीट आजकल चल रहा है वैसा, गूगल क्लासरूम। अध्ययन करने के लिए, हाँ, लर्निंग मैनेजमेंट करने के लिए जो जो आपका डिवाइस जरूरत होती है, जिसको मतलब सीखने के लिए, मतलब आपको क्लासेस चलने के लिए जो जरूरी होती है, इनमें से तो कौन कौन गूगल मीट हो गया और गूगल क्लासरूम हो गया, ये दो तो हैं ए और बी। सबसे बड़ी बात ये जूमला क्या होती है, होता है? सुनो, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं इसी बात के बारे में बोल रहा हूँ, ये एग्जाम या इस तरह के एग्जाम आपके बहुत बारीक सोच को, बारीक अवेयरनेस को जांचता है और कुछ नहीं करता। गूगल मीट पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। वो वो सिर्फ एक आपका, जो लोग ऑफिस का मीटिंग करते हैं वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, गूगल क्लासरूम तो है, तो बी ऑप्शन तो आप है। मीट कैसे बोल दिए? मीट का हाँ, इस्तेमाल आप क्या कर रहे हो? आप एक खाली ऑडियो कॉलिंग के मीटिंग लिए अटेंड करते हो। करने के लिए, राइट, मतलब कोई एक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के कॉन्फ्रेंस लिए हो या क्या, कोई क्या मीटिंग हो। आपस में आकर बहुत से दोस्त अगर बात करते हैं मीट के जरिए, तो क्या वो नहीं कर सकते? क्या वो लर्निंग हुआ क्या? नहीं। इसी जगह पे यही चीज को जांचता है ये एग्जाम, और इसी जगह पे आपको अपने आप को रिफ्रेश करनी है, अपने आप को और शार्प करनी है। गूगल क्लासरूम सही है। ये आपको, ये गूगल क्लासरूम में जाकर के कोई कुछ और तो नहीं करेगा, खाली स्टूडेंट ही जाएंगे ना, वहां पे कोई ऑफिस चला जाएगा क्या? नहीं, गूगल क्लासरूम। क्लासरूम तो जाएगा, क्लासरूम में कौन जाएगा? खाली जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वही जाएगा इसमें। उसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर आता है जुमला, ये भी आपका खाली टीचिंग के लिए ही होती है, मतलब आपका लर्निंग के लिए होती है, मतलब पढ़ने पढ़ाने के लिए होती है। और फिर आपका आता है मूडी, ये भी आपका जो है, या आपका सॉफ्टवेयर है जो खाली लर्निंग के लिए होती है। अगर आपने यूनिट 1 अपने पढ़ा, आपने यूनिट 1 में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में जहाँ दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें सब दी हुई है। गूगल जैमबोर्ड का इस्तेमाल हम, जैमबोर्ड का तो बिल्कुल नहीं करेंगे आपका उसमें। तो क्या होगा आपका, कौन सा होगा ऑप्शन? बी, सी और ई, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसमें गूगल क्लासरूम, जूमला और मूडी, ये आपका जरूर मतलब करेक्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन, when the communication is top down in the form of directives, it is recognized as, ऑप्शन है lateral communication या कोलैटरल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्या होंगे? जब टॉप से डाउन जाता है तो क्या होती है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जैसे आपका किसी ऑफिस में, किसी आपका कोई सर्कुलर या ऐसा कुछ अगर होता है, तो क्या होती है, वो आपका सबसे पहले हायर अथॉरिटी से वो अप्रूव होगा, उसके बाद करते करते नीचे आता जाएगा। किसी स्कूल में भी जो है, कुछ बातें अगर नई बातें स्वीकृत मिलती है तो क्या होती है, सबसे पहले वाइस चांसलर, मतलब वो उस लेवल पे जाएगा, उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, वो स्टूडेंट तक पहुंचेगा। तो ये क्या हुआ आपका, टॉप डाउन ऑफिशियल पॉलिसी। कम्युनिकेशन। तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता टॉप है टॉप डाउन। डाउन में।
अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पावर एज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस। फिर आपके पास 5 है, रेफरेंट, रिवॉर्ड, करेक्टिव, पर्सुएटिव और लेजिस्लेटिव। इनमें से अब बताओ कौन से होंगे। क्या बोल रहे थे? टाइप्स ऑफ पावर एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इज सीक्वेंस आर। तो इसमें कूट दिया है क्या? हाँ, नीचे कोड दिए हैं। पहला में दिया है BCDE। ऑप्शन बी में है CDAEB। और फिर ऊपर दिया है ABCDE और तो इसको क्रम से EABC। जमाना है सर? लेजिटिमेट पावर जो होती है, ये आपका, आप कह सकते हैं कि आपका एक पोजीशन होती है, मतलब पोजीशन या अथॉरिटी होती है, जो अलाउ करता है किसी को, किसी समवन को जो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब दूसरे के बेस पे डिजाइन करना, रोल प्ले करना। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो डायरेक्ट कर रहा है, निर्देश दे रहा है आपका स्टूडेंट को, इस तरह की चीजें। ये नॉर्मली आपका, आप कह सकते हैं कि ये आपका एक फाउंडेशन होता है, जो एक तरह से, मतलब जो पावर होते हैं वो कम्युनिकेशन से सेटिंग के लिए करते हैं। जैसे टीचर ने कहा कि सब ऐसे बैठ जाओ या इस चीज को फॉलो करो, तो बच्चे क्या करते हो, फॉलो करते हैं वो। तो ये होती है ये। इसके बाद जो आपका जो रेफरेंट पावर होती है, ये एक तरह के आपका ऐसा पावर होती है जो ऑरिजिनेट करता है किसी को। जैसे आपका सपोज करो कि कोई किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज में या कोई अट्रैक्टिवनेस में, इन सब के ऊपर जो आपका जो आपका जो मतलब जो क्या कह सकते हैं उसको, कि ऐसे जो पावर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर कोई सेलिब्रिटी से अगर कोई विज्ञापन कराता है, तो विज्ञापन में क्या होती है, वो उसको, जैसे अगर मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन ने बोला कि 2 बूंद आप जिंदगी के पोलियो देने के लिए, तो वो ही क्यों, अमिताभ बच्चन ने क्यों, कोई और भी तो कर सकता है। लेकिन उनके बात को सब मानते हैं, उनके पास एक अट्रैक्टिवनेस होते हैं, अट्रैक्टिवनेस है कि अगर वो बताएंगे तो शायद लोग, दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। या किसी जो बड़े-बड़े जो आपका जो फिलोसोफर होते हैं, उनके जो बातें हैं सब कोई मानते हैं। तो क्या वो रेफरेंट पावर हो गया, मतलब वो रेफरल हो गया। नहीं बोलते कि रेफर करो किसी को, आप ने आपका बात को कोई कोई रेफर करता है, किसी को कहा दिया गया, या कोई क्रिकेटर से आपका आपका कोई प्रोडक्ट का विज्ञापन कराया गया, तो क्रिकेटर को उस समय ये रेफरल पावर दिया गया कि आप ये बात बोलो उस पर्टिकुलर विज्ञापन के लिए। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को बोला गया कि आप एजुकेशन को प्रमोट करो, कि सबको, मान लो अगर ये कहा जाता है कि एजुकेशन के लिए आप सबको प्रेरित करो, तो उनको क्या दिया गया, उनको रेफरेंट पावर दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर अगर अगर आके कहता है कि सब ऐसे, मतलब एजुकेशन को सबको हर एक को कराना चाहिए, या जो विमेन एजुकेशन है उसको हमें स्प्रेड करना चाहिए, तो क्या होगा, लोग उसको ज्यादा मानेंगे और उसके तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो होती है उसे हम कहते हैं रेफरेंस पावर कहते हैं। फिर होती है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर क्या होती है, ये एक तरह का ऐसा पावर होती है जो आपका पर्टिकुलर किसके चीज के लिए एक योग्यता प्रदान करता है, एक आपका इंसेंटिव के जरिए, या कुछ बेनिफिट के जरिए, या कुछ एक्सचेंज, पर्टिकुलर कुछ आपने कुछ एक्सचेंज किया उसके जरिए ये रिवार्ड देते हैं। रिवार्ड देते हुए ऐसे भी देखते हो कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया, उसका अगर हम कुछ पुरस्कार देते हैं, कुछ मतलब प्राइज देते हैं, जरूरी नहीं कि पैसा ही हो सकता है कि उसका कुछ सम्मान दे दी जाए, इस तरह कुछ भी देते हैं मान लो, तो वो एक पावर की तरह काम करता है, उससे कहते हैं रिवॉर्ड पावर कहते हैं। ऐसे आपका कोर्सिव पावर, कोर्सिव पावर आपका इन्वॉल्व होता है, जो आपको कोर्सिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी को पनिशमेंट देना, या नेगेटिव कुछ बातों के लिए, या किसी इन्फ्लुएंसर्स के लिए, बिहेवियर के लिए, बुरे बिहेवियर के लिए किसी को डांट फटकार लगाना, इसकी ये जो होती है इसे कहते हैं हम लोग कोर्सिव पावर कहते हैं। क्लियर हो गया। जी सर। फिर आपका जो लास्ट है आपका परसुएसिव पावर होती है। ये ऐसा पावर होती है जो आपका बेस्ड होता है लॉजिक पर, एविडेंस पर, इमोशन पर, अपील्स पर, इन सब पे। अब जैसे मान लो कि आपने कुछ बात बोला, लेकिन अगर लॉजिकली अगर किसी ने अगर उसको साइंटिफिकली कुछ प्रूफ दे दिया,
और अगर वो बात अगर कट जाती है और साइंटिफिकली प्रूफ से अगर वो स्टैब्लिश हो जाता है, तो क्या हुआ, ये हो गया आपका परसुएसिव पावर हो गया। तो ये आपका इस तरह के 5 पावर के बारे में बताया जा रहा है। अब इससे बोला है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, क्योंकि पूछा गया है द टाइप्स ऑफ पावर एज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस। तो कम्युनिकेशन के लिए अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो कौन सी होंगे, क्या इसको किस तरह के लेंगे आप। तो देखो इसमें क्या बोला है, ये कम्युनिकेशन के लिए हमने क्या बोला सबसे पहले, सोचो एक बार आप। सबसे पहला ई। हाँ जी, सबसे पहले क्या आएगा, ई। ई आएगा, लेजिटिमेट पावर आएगा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी देता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे तुम्हें कौन देना? टीचर आपका जो डायरेक्ट करता है स्टूडेंट को, निर्देश देता है। तो सबसे पहले ई से आएगा। ई कहाँ पर है, ए में नहीं है, बी में नहीं है। फिर देखो ई कहाँ पर है, ई आपका डी में है। खाली इससे ही आपका आंसर मिल जाता है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप चेक कर लो। डी के बाद क्या आएगा आपका, रेफरेंट आएगा, ए आएगा। ए आएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो डी के बाद ए है ना, ए है। फिर क्या आएगा आपका, बी। बी में क्या बी बोला, आएगा। रिवार्ड, रिवार्ड बोला है, रिवाज। तो फिर रिवार्ड भी सी आएगा आएगा। इसमें। हाँ, फिर सी आएगा। और फिर डी है। सी फिर लास्ट में डी। आपने क्या देखा कि खाली इसके शब्दों का मीनिंग अगर आपको क्लियर रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही बता दिया आंसर। आंसर मैंने भी नहीं बताया, आपने खुद बता दिया। तो क्या होता है कि हमें बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं और सारे वर्ड का मीनिंग हमें क्लियर होना होता है। अभी तक आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला कि अगर मैंने किसी भी आंसर का भी डायरेक्ट बहुत मतलब ऐसे बहुत कम क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर बताया, डीआई वगैरह छोड़ के। खाली डिस्कस किया और आपने मैक्सिमम आंसर आप लोगों ने खुद ही बता दिया। तो क्या चाहिए होता है कि उस मीनिंग को समझो, क्वेश्चन में क्या बताया गया है अपने आप निकल जाएगा। ओके, गिवन क्वेश्चन 29, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला क्या बोला है, एसिड रेन डिसॉल्व्स एंड washes away nutrients in the soil। स्टेटमेंट टू क्या बोला है, एसिड रेन डज नॉट डिसॉल्व नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये पहला स्टेटमेंट है आपका, और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फिर वही क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट वन, अगर ऑप्शन ए में क्या बोला है दोनों स्टेटमेंट सही है, बी में क्या बोला है बोथ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, सी में क्या बोला है स्टेटमेंट वन करेक्ट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, डी में क्या बोला है स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू करेक्ट। आप बताओ इनमें से आपको आपको क्या लगता है कौन से होंगे क्वेश्चन 29 के लिए। एसिड रेन डिसॉल्व and washes away nutrients in the soil। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। और एसिड स्टेटमेंट टू जो क्या बोला है, एसिड रेन डज नॉट डिसॉल्व नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। आप जानते हो कि एसिड में बहुत चीज घुल जाती है और कुछ टॉक्सिस घुल भी जाती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसे बोला है कि एसिड रेन डज नॉट डिसॉल्व, जबकि एसिड में क्या होती है काफी चीजें घुल जाती है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी एसिड बनती है कई चीजों को मतलब कई सारे फंक्शन को पूरा करने के लिए। तो क्या सा आंसर हो जाएगा, सी सही होगा। स्टेटमेंट वन करेक्ट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 क्या बोला है, डिस्प्ले दिख रही है कि बड़ा कर दो आप। क्वेश्चन 30, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, ए बी सी डी चार बताए गए हैं, प्रोग्राम तो या फिर इंटरवेंशन प्लानिंग इवेल्युएशन। बी क्या बोल रहा है, प्रोसेस मॉनिटर इवेल्युएशन। सी क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट
आउटकम इवैल्यूएशन। डी क्या बोल रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन। लिस्ट टू क्या बोला गया है? इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम इंटरवेंशन इंटरवेंशन। सेकंड क्या बोला है? नीड फॉर ए प्रोग्राम या इंटरवेंशन। थर्ड क्या बोला है? एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस डिलीवरी। फोर्थ क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द सर्विस। बताओ। इसके बाद नीचे कोट है, ये एबीसीडी 4 कोट। जो आपको आ रहा है उसके पहले मैच करो। इनमें सर से ये वाले सारे क्वेश्चंस कौन सी यूनिट के हैं, ये जितने भी प्रोग्रामिंग के और कंप्यूटर के आते हैं? यूनिट 8 नॉर्मली ज्यादातर ये यूनिट 8 से होते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूनिट 8 के हैं ज्यादातर। लेकिन ये कई जगह से आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि इससे आए। ओके, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं आपको। जो पहला पार्ट बोला गया इसमें, प्रोग्राम या इंटरवेंशन प्लानिंग इवैल्यूएशन, ये क्या होती है? ये इस तरह का जो आपका इवैल्यूएशन होती है, ये एक्सेस करता है कि किसी प्रोग्राम को, इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी इसकी जरूरत कितनी है। ये जरूरी नहीं कि यूनिट 8 से ही हो। प्रोग्राम का मतलब एजुकेशन भी हो इसका ए सकता है। का ये है क्या, नीड फॉर अ प्रोग्राम इंटरवेंशन, नीड फॉर हाँ, अ प्रोग्राम? नहीं, पहले देखते हैं, आप इसको पहले मेरी मीनिंग समझो। ये हम्म। यूनिट 1 से भी हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम का मतलब खाली उसका ही नहीं। प्रोग्राम का मतलब जैसे किसी बच्चे को पढ़ाना है तो भी तो प्रोग्राम होता है ना। तो इस तरह का जो आपका इवैल्यूएशन होती है, ये एक्सेस करता है कि नीड फॉर ए प्रोग्राम और इंटरवेंशन बिफोर इस इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको जरूरत क्या है उसको जानने के लिए। और फिर अब क्या आपका क्या बोला है? प्रोसेस मॉनिटरिंग एवेल्युएशन। इसका मतलब क्या है? इस तरह की जो एवेल्युएशन होती है, एवेल्युएशन होता है जो आप जो कर रहे हो उसको जांचना, उसका एवेल्युएट करना। तो ये क्या करता है? ये आपका इस तरह की जो एवेल्युएशन होती है, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आता है, ट्रैक करने के लिए। मतलब जो इसको ट्रैकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम कह सकते हो। जो आपने इंश्योर करना कि आपने जो प्लान किया है वो डिलीवर ठीक से हो रही कि नहीं हो रही है। और फिर आपका क्या है आपका इसमें? इम्पैक्ट आउटकम इवैल्यूएशन। ये तो आसान है। इस तरह का इवैल्यूएशन का क्या करता है, क्या मेजर करता है कि जो प्रोग्राम आपने किया, इसका ये इंटरवेंशन जो टारगेट था पॉपुलेशन में, इसका ये कितने डायरेक्टली कितना आपका गोल प्राप्त हुआ, मतलब कितना आपका आउटपुट हुआ इत्यादि। और कॉस्ट इफेक्टिव क्या, वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, कि वो जितना हमारे बजट है, बजट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और लिस्ट में क्या है? मेन इश्यू फॉर इवैल्यूएशन। ये लिस्ट 1 में था टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। और लिस्ट में क्या है? मेन इश्यू फॉर इवैल्यूएशन। पहले क्या आपका? इफेक्टिवनेस, ये तो समझे गए आप। फिर आपका नीड फॉर ए प्रोग्राम। फिर आपका एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस डिलीवरी। और फिर कॉस्ट डिलीवरिंग सर्विस। अब इसके आधार पे बताओ कि आपको कौन सा सही लगता है। देखो, ये क्या बोला है लिस्ट 1 में? प्रोग्राम, इंटरवेंशन, प्लानिंग, प्रोग्राम या फिर इंटरवेंशन प्लानिंग इवैल्यूएशन। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ होगा सेकंड होगा, नीड फॉर ए सेकंड ही प्रोग्राम। बोला था ना, नीड फॉर अ प्रोग्राम। तो डी के साथ क्या होगा? सेकंड। डी के साथ सेकंड कहाँ पर है? मतलब ए के डी साथ सेकंड, ऑप्शन। ए के साथ सेकंड कहाँ पर है? डी में ये है। तो इससे आपका आंसर तक पहुंच गया। अब भले ही आपको बाकी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर तक पहुंच गए। बाकी आप चेक कर लो क्या बोला है। बी में क्या बोला है? प्रोसेस मॉनिटरिंग एवेल्युएशन। तो ये किसके साथ होगा? ये आपका होगा। एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी। फिर क्या बोला है आपका? सी क्या बोला है? इम्पैक्ट आउटकम एवेल्युएशन।
तो ये क्या होगा? ये आपका efficiency इफेक्टिवनेस of होगा, a program. प्रोग्राम हो जाएगा। और डी क्या बोला है? कॉस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन। इसके साथ क्या होगा फोर्थ आपका? का फोर्थ ही रहेगा। फोर्थ फोर्थ 31. Swati's salary is 30% more than Ajay's salaries. By what percent? By what approximate percent is Ajay's salary less than Swati's salary? ये तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता के रखा हूँ, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स तो सब निकाल ही सकते हो, बहुत आसान से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको उसको पूरा विस्तार से, जिनको डिटेल में समझना है, तो डिटेल में करने के लिए क्या करेंगे? इसको लेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। लेट करते कि इसका 100 मान लेते हैं कि अजय का सैलरी जो है इजिकल टू मान लो 100 रुपीज है। तो स्वाति का सैलरी क्या होगा? स्वाति सैलरी 30% ज्यादा बोला है, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 रुपीज हो जाएगा। 130. तो क्या होगा? 100 + 30 इजिकल टू कितना होगा? 130 हो जाएगा। सिंपल। अब ये क्या बोला है कि हमें क्या निकालनी है कि कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 130, इनका जो डिफरेंस है -100 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100%। सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल टू 30/130 इंटू 100%। कितना आया? धीरे धीरे कैंसिल आउट। इज इक्वल टू 300/13 इज इक्वल टू 300 को 300/13 कितना आ गया बोलो? 23.07. 23.07%। 7%. अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 23%। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन बी B करेक्ट। option. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल नंबर इंफॉर्मेशन एक्सेस कंप्यूटर, यूनिट 8 से है। बी है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एडवांस कंप्यूटर। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल न्यू इंटरनेशनल एडवांस्ड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर Integrator एंड and calculator. B वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन, which of the following file format contains exclusively the sound file format suitable for distribution across the internet? तो इंटरनेट में आपका करने के लिए कौन से होंगे? इसमें बोला है AVI, MIDI, WMV, WMA, MP4। तो जो MIDI होती है, एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये आपका साउंड को करने के लिए होती है। तो आप बताओ इनमें से आपको क्या लगता है, कौन कौन सा लगता है? मेरी में क्या होती है, इसका साइज आपका जो फाइल का साइज छोटी होती है, और म्यूजिक को आपका जो है इंस्ट्रक्शन के साथ ही आप उसका प्लेबैक कर सकते हो अच्छे से। और अच्छे इसका इसका मतलब इसका सर्विस काफी अच्छे होते हैं।
तो मीडी क्या है, ये आपका एक हुआ। दूसरा क्या आपका WMA। WMA का फुल फॉर्म क्या होती है, ये विंडो के लिए होती है, विंडो मीडिया मीडिया ऑडियो कहते हैं इसको। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरह बनाई गई थी। ये आपका कंप्रेस करता है, ऑडियो को छोटा कर देता है। और काफी आपका जैसे कि पहले MP3 था, AC था, उस तरह के। तो क्या होगा आपका WMA भी आपका अच्छे एक साउंड को ट्रांसफर करने के लिए, साउंड के लिए आपका एक आपका फाइल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और डी। होगा और डी होगा। बाकी सब में क्या होता है, वीडियो भी आती है। तो मीडिया होगा और आपका WM हो। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट Stockholm, June 1972, was implemented by the Government of India by creating, इसके बाद चार ऑप्शन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974। थर्ड है सी ऑप्शन है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1981। और डी है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका नहीं पता। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। यूनिट 9 पे पढ़ना। इसी को मैं बता रहा था, ये सारे जितना डेट्स वगैरह है, जिस समय किस डेट में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। ये स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट था। ये आपका जून 1972 में स्टॉकहोल्म में आपका ये मतलब हुआ था, परफॉर्म हुआ था। ये एम्फेसाइज करता है कि जो ज़रूरत है जैसे ग्लोबल एक्शन करने के लिए, आपका जो कंसर्न, जो जो पूरा जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है, उसको उसके कंसर्न के लिए इसको ये स्टैब्लिश किया गया था। इसमें आपका गवर्नमेंट, हमारा जो भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके पूरा इसमें उन्होंने इसमें पूरा रोल पार्टिसिपेट किए थे। ये एक्ट इन 1986 था। तो 1986 में बताया गया था द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना है इसको। ये काफ़ी कुछ इसमें जो प्रावधान किया गया था कि जो इसमें ये बताया गया था कि गवर्नमेंट को जो उनको जो सेफ गार्ड के ऊपर कुछ बातें, जो एनवायरनमेंट को कैसे हम सेफ कर सकते हैं, उसका सेफ गार्ड के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारा सोर्सेस के लिए जो पॉल्यूशन के जो सोर्स होते हैं, उसमें से एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, लैंड पॉल्यूशन हो गया। इन सबको, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, हम कैसे इसको इसको आप बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं ताकि इसका इफेक्ट दुनिया में कम से कम हो। ये सारा चीज के ऊपर ये पूरा बनाया गया था। तो इसलिए नाम दिया गया था द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। इसमें और बहुत डिटेल है, आप इसको पढ़ना, रेडी रेडी रखना, ताकि आपको एग्जाम में अगर इससे और कुछ दूसरा कुछ आ जाए, आप कर सको। इस टॉपिक को ये देखना कि आप कहाँ कहाँ आपको नहीं आ रहा है, आप लोगों को कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, उसको हाँ सर, वो ये वाला यूनिट 8, 9, 10 इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है। In a square of opposition, if no animal with horn or carnivores is false, बोला गया कि no animal with horns or carnivores, या वो carnivores है, which of the following is the correct code? अब ऑप्शन है some animal with horns or carnivores is true, क्या ऑप्शन ए में है, फिर बी में है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट है, बाद में आपको कोड दिया जाएगा। बी में है सम एनिमल विथ हॉर्न्स आर नॉट कार्निवर्स इज ट्रू। सी में है ऑल एनिमल विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स इज फॉल्स। और डी में है ऑल एनिमल विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स इज अनडिटरमाइंड। तो इनमें से आपको बतानी है, इसके बाद आपको कोड दी गई है
ऑप्शन ए में है ए एंड डी ओनली, ऑप्शन बी में है ए एंड सी ओनली, ऑप्शन बी में है बी एंड सी ओनली, ऑप्शन डी में है बी एंड डी ओनली। सर इसमें बताना क्या है? सेम स्टेटमेंट। कौन सा होल्ड करेगा? स्टेटमेंट क्या बताया गया? स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। इन ए नो स्क्वायर एनिमल्स विच पॉपुलेशन नो। हॉर्न्स आर कार्निवोर्स हम्म, इज ये फॉल्स। हाँ ये फॉल्स है, इसे मानो। अब इसका अगर हाँ, फॉल्स है तो उसके बाद जो बातें बताई गई है उसको कौन सा सही होंगे? इसमें बताया सम एनिमल विद हॉर्न्स आर कार्निवोर्स इज ट्रू। हम्म अगर ये कहते हैं कि नो एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो कौन सा करेक्ट है? सम एनिमल विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स, क्या ये पर ट्रू है? ऊपर का नहीं दिख रहा, ऊपर का दिखाइए ना स्टेट। हाँ ये तो हमने ए का दिखाया हाँ, और ये आपका ऊपर का है। सम एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर नॉट कार्निवर्स। इट्स ट्रू। इसमें एक तो ये वाला करेक्ट लग रहा है, ऑल एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर कार्निवल्स इज फॉल्स। ऑल एनिमल्स, थर्ड वन सी वाला। नहीं सी वाला नहीं, देखो नहीं। स्टेटमेंट को फिर से समझो। क्या बोला है? अगर इफ नो एनिमल विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स, ये आपको ट्रू मतलब माननी किसी है। के भी एनिमल्स जिसका वो सींग नहीं होती है, अगर वो नहीं होता है। कार्निवर्स है, अगर ये गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो तो सम सम एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर एनिमल विथ कार्निवल हॉर्न्स इज और ट्रू। कार्निवर्स, ये ट्रू होगा, सही तो है हाँ, आपका हाँ, पहले ये हाँ। वाला। ए वाला सही है, ये सम वाला एनिमल्स सही विथ है। हॉर्न्स आर कार्निवोर्स इज ट्रू। तो जहां पर ए है उसी में से होगा, कहां पर देख लो ये नहीं है। ए तो सभी ए और बी में है। सी और डी कट जाएगा। अब ये सी और देखना है डी, कि सी कट गया और डी कट गया। डी कट गया। अब अब इसमें ये इसमें क्या बताना है बोला कि है? कौन सा करेक्ट है ना, ए और बी में से। हाँ इसका मतलब आपको चेक क्या करनी है? सी आपको सी चेक और करनी है डी सी में और से, डी मतलब चेक बी करनी भी है। कट गया, बी भी कट गया है ना, सी और डी में से एक सही है। हाँ सी और कौन सही है? आप सी तो मना ही करा था ना आपने, तो डी होगा। हाँ सी तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब हाँ, मैंने कहा कि जब आपका पता चल गया ए करेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया। अब आपको हाँ, ऑप्शन ए और बी में चूज करनी है। तो ऑप्शन हाँ, ए और बी में क्या है? ऑप्शन ए तो दोनों में है। हाँ, ए स्टेटमेंट तो दोनों में है। आपको सी और डी में देखनी है। सी क्या बोल रहा है? ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर कार्निवर्स इज फॉल्स। ये फॉल्स कहाँ पर है? ये तो फॉल्स नहीं है, तो सी कट गया। अब क्या बोल रहा है? ऑल एनिमल्स विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स इज अनडिटरमाइंड, क्योंकि इसमें खाली ये बताया गया है कि स्टेटमेंट में नो एनिमल्स विथ हॉर्न और कार्निवर्स इज फॉल्स, इतना बताया गया है। इसके हाँ, जरिए आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि ऑल एनिमल्स आर विथ हॉर्न्स आर कार्निवर्स और आपका मतलब जो मांसाहारी है कि नहीं, आप नहीं कह सकते हो। तो इज अनडिटरमाइंड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पीएम। आपने क्या देखा कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, आप खाली मीनिंग को अगर मतलब उसको मैच करा दोगे तो आप सही आंसर तक एकदम पहुंच गए आप। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 36 के लिए, क्वेश्चन 36। One is labelless assertion and other is reason. तो ये भी बहुत आते हैं, 5 क्वेश्चन नरेशन और इसके रीजन के भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, आप कर लोगे आराम से, आप पहले कोशिश करो। क्या बोला है इसमें? GUI मतलब क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है GUI का। अब GUI involves the use of window and menus and takes up a lot of memory and resources. और रीजन क्या है? इन ऑर्डर टू यूज ए GUI, यूजर हैव टू रन ए लिस्ट ऑफ सिस्टम कमांड्स। अब इसके जरिए आपको बतानी है इन द, फिर आपको पता है कि इनके ये स्टेटमेंट के साथ ये रीजन और आपका जो एसेसन दिया गया है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ और ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में क्या बोल रहा है? दोनों सही है लेकिन आर जो है उसका सही व्याख्या नहीं है। सी में क्या बोल रहा है? ए ट्रू और फॉल्स। डी में क्या बोल रहा है? ए फॉल्स और ट्रू।
क्या होगा आपके हिसाब से? आप लोग सोचो, क्या बोल रहा है? ये करेक्ट है फर्स्ट वन, अरेशन तो करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा है? Reason in order of user GUI user have to learn a list of system command. आप In जानते order, हो कि, हाँ बोलो। लग तो दोनों ही सही रहे हैं। नहीं, आप जानते हो, ये बात तो सही है कि जीयूआई जो होता है वो विंडो विंडो के मेन्यू में होता है, और ये बहुत ज्यादा आपका स्पेस में मेमोरी भी हाँ, और मेमोरी और रिसोर्सेस रिसोर्स लेता है है, द इसमें। लॉट्स ऑफ मेमोरी और रिसोर्स ये है, तो ये ट्रू तो है। एडिशन तो करेक्ट है, लेकिन आर या तो इसका रीजन करेक्ट नहीं होगा। अगर आप जीयूआई देखोगे तो यूजर जो होती है, यूजर को क्या जरूरी होता है कि आपका जो ये बोल रहे हैं कि टू लर्न ए लिस्ट ऑफ सिस्टम कमांड्स, उसका क्या आप सिस्टम कमांड का भी याद करते हो क्या? नहीं, आप जब क्लिक करते हो तो आप कमांड को याद करते हो? कमांड से हटने के लिए तो आपने खाली जो आइकन में क्लिक करते हो, आइकॉन में क्लिक करते हैं कमांड के लिए। तो उसके लिए क्या ये जरूरी होता है? मतलब रीजन जो दिया गया है नहीं, कि रीजन रॉन्ग ही है। इन ऑर्डर टू यूज अ करेक्ट। जीयूआई यूजर हैव टू लर्न ए लिस्ट ऑफ सिस्टम कमांड। आप क्या सिस्टम कमांड को याद करते हो जीयूआई के लिए? नहीं करते हो हम्म ना। तो फिर क्या हो जाएगा? आप खुद से मतलब मैच करो ना, क्या आप ऐसे करते हो? आप नहीं करते हो। ए इज ट्रू और इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। A is true but R is false. अगला राइट। क्वेश्चन समझ आ गया? अगला हाँ, क्वेश्चन, आ गया आ गया। which of the following is neither true nor false in the context of use of languages? क्या बोला इसमें? डायरेक्टिव डिस्कोर्स, इमोशन, इमोटिव डिस्कोर्स, इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स। फिर आपको इसमें ऑप्शन दी गई है। तो ये क्या बोल रहा डायरेक्टिव, है, which is the following is neither true nor false. तो जो डायरेक्टिव डिस्कोर्स होती है, ये एक तरह की आपका डिस्कोर्स होती है जो कंसर्न करता है जो इन्फ्लुएंसर्स का के साथ किसी एक्शन या बिहेवियर को। इसके साथ आपका जो इसमें जो आपका हम जो कंसिडर करते हैं, जो इंक्लूड होता है, वो कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन जो हम किसी को देते हैं, ये सारा चीज इसमें क्या होती है? डायरेक्टिंग देयर एक्शन। आप कमांड किसको दोगे? कमांड दोगे आपके से जो जूनियर होगा। जैसे अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट को क्या करोगे? कमांड दोगे। ऐसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे। या अगर आप कोई इक्वल है, या आपसे बड़े हैं, या आपसे हायर मतलब आप पोजीशन पे है, तो क्या करोगे? आप उनको रिक्वेस्ट करोगे किसी एक्शन के लिए। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये एक एक्चुअली ये नॉट ये मतलब टिपिकली तो नहीं होंगे। ये एवेल्यूएट करते हैं ये ट्रूथ को या फॉल्सहुड को, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रॉम्प्टिंग करता है कि एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस के लिए। अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट किया किसी चीज के लिए, तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि वो हो ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसको, इसका नाम होती है डायरेक्टिव डिस्कोर्स होती है। फिर होती है आपका इमोटिव डिस्कोर्स। ये क्या होती है? ये एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस को, हमारी जो भावनाएं होती है उसके लिए, जैसे हमारे एटीट्यूड्स हो गया, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हो गया, भावनाएं हो गया। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद हमारे अंदर जो भावनाएं होती है, जैसे इंडिया जीत गया तो हम ये भावना व्यक्त करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? आपका हमारा हमारा इमोशंस हो गया। तो ये हमारा जो इमोशंस हो गए, एटीट्यूड हो गया, या हमारे जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स हो गए, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इसका नाम होती है आपका इमोटिव डिस्कोर्स होती है इसमें। तो ये किस तरह से पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन को हैंडल करना या किसी टॉपिक को लेना, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसके लिए होते हैं। ये आपका होती है इमोटिव डिस्कोर्स होती है। तो ये दोनों ही आपका इसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स? क्योंकि इमोशन के आप ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो क्या? किसी के आंखों में आंसू आ गया तो आंसू दुख से आया कि खुशी से आया, कह सकते हो? आंसू नहीं कह सकते। टीयर्स होते दोनों में होती है। तो हम्म ना तो आप ट्रू बोल सकते हो। अगर आपने बोला उसके आंखों में आंसू था, तो उस खाली इतने बात सुन करके क्या हम ये कह सकते हैं कि वो दुखी है कि खुश है? इंडिया जीत गया, इतने ज्यादा खुशी हो गई, उससे भी आंसू निकल सकती है ना। हाँ, सुख में भी इंडिया, निकल सकते हैं, दुख में भी निकल सकते हैं। तो आप क्या उसको मतलब डिसीजन कर सकते हो ट्रू या फॉल्स? नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। तो ऐसे आपका जो डायरेक्टिव आपका जो डिस्कोर्स होती है उसको भी आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते।
तो हाँ, इसमें इंफॉर्मेटिव पे तो आपको खाली एक जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो क्या हो जाएगा आपका? ए एंड बी ओनली, ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर हो गया? ए एंड बी ओनली। क्लियर हो गया क्यों हुआ ए एंड बी? क्योंकि इन दोनों को आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ, हम्म, हाँ या ना, मतलब ट्रू या डायरेक्ट में भी फॉल्स। नहीं कह सकते और इसमें भी नहीं कह इमोटिव, हाँ, सकते, इमोटिव इमोटिव में में भी नहीं कह कह सकते, सकते इसलिए उन्होंने दिया ना इज नाइदर ट्रू एंड हैं, नॉट और फॉल्स। false। फिर आपका आता है which among the following is window based software tools used for publishing the managing bibliographics? एंड नोट, इसमें आपका जो ऑप्शन दी गई है, ये प्रेजी, जावा, या फिर आपका एंड नोट क्या होती है? मुझे कंप्यूटर का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, इसलिए मैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस कर ही नहीं पाती हूँ, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा है कौन से यूनिट में, ताकि मैं यूनिट अच्छे से पढ़ लूंगी वो वाली। एंड नोट जो होती है ये विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स होती है जो डिजाइन की जाती है पब्लिशिंग करने के लिए, मैनेजिंग बिब्लियोग्राफिक्स जो करने के लिए, इसके लिए एंड नोट होती है। ये आपका यूजर को ऑर्गेनाइज करती है, उनके रेफरेंसेस को, साइटेशन साइटेशन जानते हो ना? आपने अगर कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है तो उसको उसको कितने बार लोगों ने देखा है, इसे कहते हैं साइटेशन कहते हैं। तो साइटेशन को कितने बार लोगों ने उसको सर्च किया, ओपन किया, ये सब चीजें। तो या डॉक्यूमेंट्स को आपका एफिशिएंटली उसको पूरा, ये पूरा सारा काम जो करते हैं इसमें, इस प्रोसेस को जिसको हम इसमें लिखते हैं, रिसर्च इसमें जिसमें एक ही हम, आंसर बताना है कि इसमें कूट है? कूट नहीं है इसमें, एक ही आंसर है। तो एंड नोट इसका सही आंसर है। एंड नोट में क्या करते हैं, इस तरह फैसिलिटी होती है कि रिसर्च पेपर को आपका राइट करने के लिए, लिखने के लिए, और इसके यूजर इसको इजीली आपका इंपोर्ट कर सकता है, रेफरेंसेस ले सकता है ऑनलाइन पे बहुत जगह से, बहुत डेटाबेस से। सर जैसे हमारा शोध गंगा है, ई शोध सिंधु है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें इंडिया का भी, जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनको एक लाइब्रेरीज के रूप में, जो जनरेट कर सकता है, जो साइटेशन हो गया और जो बिब्लियोग्राफिक्स हो गया, तो ये सारे चीज़ों को वो ले सकते हैं। तो आप इसको फिर आगे पढ़ोगे, ये आपका यूनिट 2 है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें मिलेगा फिर सारा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें आप देखोगे कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड में लास्ट पे देखोगे, जहाँ मिले, जहाँ आपको दिया होगा कि मॉडर्न टेक्निक्स या आधुनिक जितने भी आपका सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजीज है, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, उसमें सारा मिलेगा इसमें। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजीज चेंजेस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑन फर्स्ट और टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है ऑर्डर के साथ। इसमें पहला क्या है, ए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, बी क्या है, वैक्यूम ट्यूब, सी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, डी क्या है, ट्रांजिस्टर। इसके बाद नीचे कूट है। क्वेश्चन का आपने क्या समझा, खाली ये मतलब बताओ। इसमें एक बोला है कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन से तक बताना है ना, हाँ, करेक्ट ऑर्डर में, कि पहले क्या चलता था कंप्यूटर में, फिर बाद में क्या आया। हाँ। तो ये ट्रांजिस्टर पहले चलते थे? नहीं, ट्रांजिस्टर्स नहीं ट्रांजिस्टर चलते पहले थे। कैसे चलता था? नहीं, सब, वैक्यूम ट्यूब चलते थे पहले, हाँ, वैक्यूम सबसे ट्यूब। पहले वैक्यूम ट्यूब चलते थे। हाँ, तो वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब ट्यूब चलते थे मतलब बी से सबसे स्टार्ट पहले, होगा, बी अगर बी ऑप्शन। से स्टार्ट होगा तो बी से होगा फिर तो आता उसमें, था ट्रांजिस्टर, फिर आते थे, पहले वैक्यूम आता था फिर ट्रांजिस्टर आता था। तो जब वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुआ था तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया। हम्म। स्टार्टिंग आपका बी से होगा। आप क्या हाँ चेक हाँ करनी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, दोनों में बी और डी दोनों में है, तो डी को चेक ही नहीं करनी है। अब बी तो हो ही गया। फिर आपका क्या करना है, ए और सी को चेक करना है। ए क्या बोला है, माइक्रो प्रोसेसर। तो और सी क्या बोला है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो माइक्रो प्रोसेसर तो बहुत बात की है, ये तो अभी हाल की है। इसके हाँ, पहले तो क्या ए था? लास्ट में आएगा। हाँ, इसके इसके पहले क्या था, आईसी था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या हाँ, होती थी, तो बी जिसे, हो गया, डी हो गया, सी और ए। माइक्रो प्रोसेसर तो सबसे लास्ट में है। समझ आ गया ना? ऑप्शन सी हम्म। करेक्ट होगा। आपने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा समझा, देखो खुद ही आंसर निकल गया ना। डरते क्यों, डर से हम्म। डर को बाहर निकाल दो। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर हाँ
खाली माइक्रो प्रोसेसर से आप समझ सकते हो, ये तो हाँ, पूरा माइक्रो आधुनिक है। प्रोसेसर तो अभी रिसेंटली ही है, राइट। हाँ, और वो फर्स्ट वैक्यूम। टू फोर्थ जाना था ना, इसलिए पहले फर्स्ट वाला ढूंढ रहे थे उसमें क्या आएगा। पर फिर वो ट्रांजिस्टर नहीं, फिर वैक्यूम पर ध्यान गया कि नहीं, वैक्यूम ट्यूब पहले है। हाँ, वो बहुत पहले उसका था। हम्म। अगला क्वेश्चन, देखो 40 तक पहुंच गए ना। आइडेंटिफाई द आज प्रोपोजिशन जल्दी एंड पहुंच गए। आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन एंड मैच द फॉलोइंग। क्या बोला है इसमें? एक्सेप्टिव प्रोपोजिशन, कैटेगरियल प्रोपोजिशन, जनरल प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन। लिस्ट में क्या है? 10 is greater than 5. 5, if the war is declared, then petrol prices will go up. The wicked alone are happy. All mathematicians are skilled logicians. तो आपको खाली मीनिंग बोलो, क्वेश्चन क्या समझे आप? सबसे पहले ये समझे क्वेश्चन क्या समझे। सारी प्रीपोजिशंस बताई हुई हैं, अलग अलग टाइप की। एक्सेप्टिव प्रीपोजिशन है, कैटेगरी वाली है, जनरल है और कंपाउंड है। तो इसमें ये बताना है कि मतलब लिस्ट 2 से वो कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन मैच कर रही है। बिल्कुल। अब आप अगर इसको आप मीनिंग से निकालोगे तो निकालो, किसी एक का निकालो जो आपको आ रहा है। इसमें वाला ये वाला समझ में आ रहा है, इफ द वार इज डिक्लेयर्ड देन द पेट्रोल प्राइसेस विल गो अप। मतलब जब वार डिक्लेयर्ड होता है तो पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो ये किसके साथ होगा? एक्सेप्शनल ये होगा, मुझे कैटेगरियल होगा, जनरल होगा या कंपाउंड होगा? किसके साथ होगा बोलो। ये मुझे एक्सेप्टिव लग रहा है। कंपाउंड, कंपाउंड डी होगा। वाला। कंपाउंड। अच्छा, एबीसीडी में क्या लगी? नीचे कूट है, ये नीचे एबीसीडी कूट है, आप बताओ इसमें से डी कौन सा? का डी का सेकंड है ना, डी का सेकंड। डी का सेकंड अगर करेक्ट है तो डी का सेकंड ए में है और सी में है। ए में है और सी में है, तो बी और डी कट जाएगा अगर ये करेक्ट है तो। ओके, चलो एक एक अभी करके अपन ने लास्ट वाला मैच किया है ना, अगर कंपाउंड है तो वो डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड। एबीसीडी में कौन सा बोलोगे आप? ऑप्शन। ऑप्शन सी सही है ऑप्शन सी सही है। सर। चलो ऑप्शन से देखते हैं। थर्ड क्या बोला है? थर्ड बोला है जनरल प्रीपोजिशन। द वीक अलोन आर हैप्पी। ये इसका मतलब क्या हुआ? जो दुर्जन होते हैं वो, मतलब जो बुरे जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं, मतलब कुछ मतलब अपने बुरे काम करके हैप्पी होते हैं। तो ये क्या होती है? ये एक्सेप्शन होती है, नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली लोग अच्छे काम करके हैप्पी होते हैं। तो किसके साथ होगा ये? वन के साथ थर्ड हो जाएगा, ए के साथ थर्ड हो एक्सेप्टेड। जाएगा। फिर क्या होगा आत्मा आपका? फिर क्या बोला है? बी देखते हैं, बी क्या बोला है? कैटेगरियल प्रोपोजिशन, जो कैटेगरी के साथ होगा। 10 इज टेन ग्रेटर देन 5। 10 इज ग्रेटर देन 5। तो ये क्या हुआ कि एक कैटेगरी है, लॉजिकल कैटेगरी। कैटेगरी हो गई, कैटेगरी हो गई, ठीक हाँ। है। फिर क्या बोला है? हम्म। सी क्या बोला है? जनरल जनरल। प्रीपोजिशन में क्या आता है? ऑल मैथमेटिशियन आर स्किल्ड लॉजिशियन। जितने भी मैथमेटिशियन है वो बहुत तार्किक होते हैं। तो बिना तर्क के कभी कोई मैथ्स कर सकता है? लॉजिकल तो होंगे वो। ये सही है। फिर क्या हुआ आपका? कंपाउंड। फिर आपका क्या बना आपका? कंपाउंड प्रीपोजिशन द, ये वाला आ जाएगा, इफ द वार इज डिक्लेयर्ड देन द पेट्रोल प्राइस विल गो अप। थर्ड वन इज अगर करेक्ट। वॉर अगर डिक्लेयर होता है, देन पेट्रोल प्राइसेस विल गो अप। ये आपका सही कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो क्या होगा? बिल्कुल सही कंपाउंड बताया आपने, प्रीपोजिशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी गुड। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? बताओ क्या हुआ क्या? ये तो लाइट चली गई तो करना, इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं है, ऐसा होता है क्या?
मोबाइल से कनेक्ट होंगे। बोलो, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ दिख रही है। आपका नेट देखो, मैं नहीं देख रही स्क्रीन। नहीं अब दिख रही है। वो एक्चुअली लाइट चली गई ना, तो बारिश हो रही तो नेट बंद हो गया था, फिर चालू हो गया। ओके, बोलो क्या हो जाएगा। पहला क्या बोला 20.25, फिर क्या बोला 12.25 के, फिर क्या बोला 6.25 के, फिर क्या बोला 2.25। क्या नोटिस करते हो उसमें? 25 क्या है? 45 का स्क्वायर है। तो 20.25 क्या होगा? 4.5 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या दिया है? 1225। 1225 किसकी होती है? 35 का स्क्वायर होता है। तो 12.5 किसका स्क्वायर होगा? 3.5 का स्क्वायर होगा। तो जो पहला जो है वो ये आपका 4.5 का स्क्वायर है। दूसरा जो है ये आपका 3.5 का स्क्वायर है। तीसरा जो है 25 का स्क्वायर क्या होती है? 625। तो ये 2.5 का स्क्वायर है। फिर क्या है? 2.25, 225 क्या होती है? 15 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर होगा। मतलब लगातार वन घट रही है। 4.5 से 3.5 वन घटा, 3.5 से 2.5 वन घटा, 2.5 से 1.5 वन घटा, फिर 1.5 से वन घटाओ कितना आएगा? 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25। ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई डाउट है तो पूछो। समझ आया? 20.25 जो है वो 4.5 का स्क्वायर है, और 12.25 जो है वो 3.5 का स्क्वायर है। 6.25 जो है वो 2.5 का स्क्वायर है। 2.25 जो है 1.5 का स्क्वायर है। इसके बाद क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला सर क्वेश्चन। ये कैसे समझ में आएगा कि इसमें स्क्वायर ही करना है? यूनिट देखो क्या है, 25 है ना सब जगह पे। हम्म। तो 25 होने मतलब क्या 5 का स्क्वायर होगा ना। हाँ। और एक रूल बता देता हूँ, इसका पहले मैंने सिखाया था आप लोगों को कि यूनिट डिजिट जब 5 होती है उसका स्क्वायर करने का तरीके हैं। जैसे मान लो 45 का स्क्वायर करनी है। 5 का स्क्वायर कितनी होती है? 25। 4 के बाद का नंबर क्या है? 5 है। तो 4 × 5 कितना होगा? 20। 20। ये आंसर हो गया। किसी भी अगर यूनिट यूनिट में अगर 5 है तो आप इसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, उसको देख के ही पता चल जाती है। अगर मान लो आपको निकालनी है 35 का स्क्वायर निकालनी है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25। फिर 3 टेंस है, 3 के बाद का नंबर क्या है? 4। 5। अरे हाँ 3 के 4 बाद 4। का नंबर क्या है? हाँ यहाँ 4 ये 4। नहीं, ठीक है सक्सेसिव। 3 के सक्सेसिव नंबर क्या है? 4 है। तो 3 हम्म। × 4 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12। तो 1225 ये 35 का स्क्वायर है। अगर आपको 65 का स्क्वायर करनी है तो 5 का स्क्वायर कितनी होती है? 25। 25। फिर 6 और उसके बाद का नंबर मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा? 35। अरे 6 के बाद का नंबर, 6 के बाद 7 आती है, 6 7 जा 6 7 जो 42। 4225। अगर ये खाली तभी करना जब यूनिट में 5 हो और 2 डिजिट का नंबर हो, तो फटाफट हम्म। स्क्वायर निकल जाती है। 75 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, 25। और 7 के बाद का 56। नंबर क्या है? 56। हाँ, तो 5625। अब अगर इसमें मतलब पॉइंट डालनी है तो क्या करोगे? आगे पॉइंट डाल दो और यहाँ पॉइंट डाल दो, 55 56.25। इसको देख के ही पता चल रही है। हम्म। समझ आया? आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following are true?
ए दिया है टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट। और बी दिया है आपका कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट। सी दिए हैं आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मीन्स मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। डी दिया है आपका टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ई दिया है आपका इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। अब इनमें से आपको नीचे कूट दी गई है, तो कूट के लिए आप जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें से बताओ कौन सा एकदम ऐसा ढूंढो जो होगा ही होगा और ऐसा ढूंढो जो बिल्कुल नहीं होगा, फिर उसे कट करो ऑप्शन में से। क्या बोला है पहला? टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, क्या ये होगा? टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट के साथ, जो हम एक जो स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध होती है इसके साथ एक इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होता है। और बी क्या बोला है? कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट, मतलब कम्युनिकेशन जो संचार जब हम जो बात करते हैं आपस में संचार करते हैं, कम्युनिकेशन और लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और सी क्या बोला है आपका? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मीन्स मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और डी क्या है? टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सर ए बी और ई होगा ऑप्शन सही। देखो नहीं, ए बी नहीं, ए करेक्ट है। पहली बात तो ये है कि डी जो है हो नहीं सकता। डी क्या बोला है? डी ये नहीं है, कट डी है। नहीं है। तो टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो जहां जहां डी है काट दो। कहां पर डी है देखो, सी में कट गया, और क्या होगा? बी कट गया। आपके पास हाँ, क्या बचा? ए और डी बचा। ए और डी में कॉमन क्या क्या है? ए और बी ए तो दोनों में कॉमन है। कॉमन है, तो ए और बी आपको चेक ही नहीं करनी है, ए और बी तो होगा ही होगा क्योंकि दोनों में हाँ, है। आपको चेक क्या करना है? सी और ई, सी होगा या ई होगा? सी क्या बोला है? सी होगा, सी। इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो आप जब, अगर आपको इतना जानने के बाद इससे फायदा क्या होता है, आप उस पे जाते ही नहीं हो, ए और बी का आपको चेक ही नहीं करना है क्योंकि ए और बी तो दोनों में है, तो बी को तो आपको देखना ही नहीं है, बी तो होना ही होना है। फिर आपको खाली चेक करना है सी और ई में। ई सी क्या बोला है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मीन्स मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, ये सी बोला है। और ई क्या बोला है? इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट सक्सेस। तो स्टूडेंट को अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा? तो उसको इंस्ट्रक्शन देना भी तो जरूरी है ना। तो इंस्ट्रक्शन जो दोगे उसके आधार पे आप काम करेगा, उससे उसका सक्सेस होगा। लेकिन इसमें क्या बोला है? इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस, ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मीन्स मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगा? ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। 43 given below are, बताओ 43 का पढ़ो, खुद पढ़ो एक बार देखो क्या बोला है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। हाँ, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है स्मार्टफोन्स विल कनेक्ट टू द इंटरनेट ओनली थ्रू वाईफाई। हाँ सेकंड क्लास बोल रहा है हाँ GUI involves the use of WIMP यानी विंडो आइकॉन माइनस एंड पॉइंटर। वन इज रॉन्ग है ना, क्योंकि सम मतलब स्मार्टफोन ही थोड़ी ना वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही है। वाईफाई तो से तो फिर क्या सभी होगा? कनेक्ट हो स्टेटमेंट जाते हैं। 1 रॉन्ग हो गया
और स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेकंड इज 2 क्या करेक्ट। है आपका? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि स्मार्ट स्टेटमेंट 2 इज टू इज करेक्ट। हो गया ना अच्छे से? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सबसे पहले जो था उसके शुरू करते हुए अंत तक आपको आना है। नालंदा, मकतब, तक्षशिला, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उपनिषद एजुकेशन सिस्टम। नालंदा में जो शिक्षा हुआ था, फिर आपका मकतब में, फिर आपका तक्षशिला में, फिर आपका वैदिक एजुकेशन में, मतलब वैदिक शिक्षा पद्धति में, और फिर उपनिषद में। तो तो सबसे सबसे पहले वैदिक पहले वैदिक एजुकेशन था, सिस्टम। तो डी से शुरू होगा। अगर डी से हाँ शुरू वैदिक। होगा तो ये ऑप्शन कट गया। हाँ उसके बाद क्या आया? वैदिक के बाद क्या आएगा? उपनिषद आया। उपनिषद आएगा। तो डी के बाद क्या आना चाहिए था? ई आना ई। चाहिए। तो ई ए भी आना है। कट गया आपका। देखो ऐसे कट जा रही है। तो हाँ डी ई फिर आपको चेक करनी है, ए आएगा कि सी आएगा? ए क्या बोला है? नालंदा, नालंदा फिर तक्षशिला। तक्षशिला। तो तक्षशिला पहले आया था ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? डी के बाद सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नालंदा आएगा, फिर आपका आएगा मकतब आएगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है आपका। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइस 45 में। और स्टेटमेंट 2 क्या है? नॉइस इन ए कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड। तो पहले का मतलब हुआ, हर टाइप के जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ शोर, मतलब अनवांटेड चीज होती है। नॉइस मतलब जो आपको नहीं चाहिए वो भी होती है। अब जैसे मान लो कि आप किसी से मिले हो, अरे कैसे हो, तो कैसे हो ये एक इंट्रोडक्शन के लिए हो गया। उसके बाद आपका जो मेन बात करनी है, मेन बात आप करोगे। लेकिन मेन बात करने में कुछ बातें ऐसे आ ही जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, नॉइस की तरह काम करता है। लेकिन वो आप इसको कम से कम कर सकते हो, लेकिन वो पूरी तरह से रिमूव नहीं होती, कुछ ना कुछ रह जाती है। जैसे हम एंडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं या एडजस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। और स्टेटमेंट 2 क्या बोला है? नॉइस इज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। नॉइस का पूरी तरह से जो शोर होता है, शोर मतलब जो आप नहीं चाहते हो वो बात, उसको शोर कहते हैं, नॉइस कहते हैं। वो पूरी तरह से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम कर सकते हो। तो दोनों करेक्ट है। हाँ, जैसे पहले जो टेलीग्राफ वगैरह नहीं होता था, जिसमें बहुत चार्जेस लगते थे, तो लोग केवल उतनी ही बात बोलते थे जितने की जरूरत है। उसके बाद एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलते थे, अपने आप क्या नॉइस कम हो जाती थी। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, और तो बोथ ट्रू होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर एक पैसेज दिया गया है, anyone who appreciate the third world pleased will have a new difficulties in the subscribing to the perspective of dependence. In doing so, most will none the less commit or gross methodological errors brought about by their subscription also to the fallacious Euroculture epistemological notion of history as a dialectically programmed progressivist यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब जो पूरा जनरेशन कर देते हैं पूरे यूनिवर्स के साथ, ऑन द मार्च टुवर्ड्स द यूरो humanistic end. This complex fallacy buries human agency so deeply in the huge structure of global capitalism that it becomes nearly impossible to locate. It is in this context that misleading historical ideas and concepts such as universalism, Euro-humanism determines developmentism, progressivism, and dialecticism must be exposed, condemned for what they are, destructive and dangerous from the viewpoint of third world development,
in the dynamics of global capitalization on ascendancy. The versatility of this set of fallacies, however, is not to be not to be underestimated. It pervades the entire spectrum of Western-based political interpretation of present and future histories. Eurocentric progressivist universalism believes that history is necessarily a matter of progressing from one historical stage to another until history itself stops, dies, or ends, but not before final history has spread itself universally all over the world. All over the world, पूरे मतलब दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संपूर्ण दुनिया में obliterating all other histories and replacing them with itself totally. The core belief here is in this piece of monstrous thinking is the abstract ideas that history moves in a series of dialectical steps. The author of the passage warns about the फिर आपका इसमें क्वेश्चन दिए हैं हिस्ट्री स्टॉप्स वंस फॉर ऑल। तो हिस्ट्री स्टॉप्स के बारे में कुछ नहीं बोला कि हिस्ट्री सबके लिए बंद हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ये तो करेक्ट आपका गलत है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री रिप्लेसिंग ऑल अदर हिस्ट्रीज, तो इन्होंने इसी के बारे में बात किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 47 बोला है द नोशन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम यूरोकल्चरल पर्सपेक्टिव हैज रूट इन, चार ऑप्शन है प्रोग्रेसिविज्म या यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सलिज्म ग्लोबल कैपिटलिज्म या डिपेंडेंस पर्सपेक्टिव। यूनिवर्सलिज्म तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका नहीं यूनिवर्सलिज्म क्या होगा, क्या बोला है द यूनियन द नोशन ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द यूरो कल्चरल, ये आपका क्या कर रहा है, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म की तरफ लेके जा रहा है। ऑलरेडी पैसेज में मेंशन किए हैं, तो सी हो। ग्लोबल द यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ हिस्ट्री इज दैट इट इज ए, ऑप्शन से आपका वर्सेटाइल सेट ऑफ fallacies, series of progressive stages, political interpretation of events, non-stop chain of universality। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेजेस, एक के बाद एक करके आगे बढ़ गए। फिर 49 में those who subscribe to the issue of the third world dependence, इसमें ऑप्शन है contribute overtly to Eurocentrism, reject the European version of history, seem to be dialectically programmed, accept Euro-humanism। तो वो क्या कर रहे हैं इसमें, जो आपका स्टेज जो पूरा पैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट यूरो ह्यूमनिज्म। और लास्ट क्या है, द वेरियस यूरो कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू एनमास्क द नैरो मोटिव ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन बी है एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। सी है सपोर्ट द थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट। और डी है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फॉल्सिफाई द नोशन ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहला ही होगा कि जो एक नैरो जो आपका मोटिव आपका जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कैपिटलिज्म में, इसके अंदर। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन हमने ये खत्म कर लिया। और सेकंड आपका जो पार्ट है ये 2023 के ये जून का पेपर था। कल हम एक और पेपर करेंगे और आप लोग थोड़ा सा यूनिट 10 को और यूनिट 9 को अच्छे से करेंगे।
करके ज़रा रिवाइज़ करके आएँगे, तो आप काफ़ी क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएँगे क्योंकि उसी में से क्वेश्चन ज़्यादा फँस रहे हैं। उसको कर लोगे तो और अच्छे से आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, रिस्पॉन्स कर पाओगे। थैंक यू। कल हम नया पेपर करेंगे। थैंक यू सर।